मोदी तो बोल चुके हैं, कोई माई का लाल आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकता है। योग्य व्यक्ति का हक मार करके उसकी कुर्सी पर बैठ जाए, इससे बड़ा कलंक क्या होना चाहिए। दलित आज भी दलित है, चमड़ा सिलने वाला आज भी चमड़ा सिल रहा है, मजदूरी करने वाला आज भी मजदूरी कर रहा है। स्वामी जी, यहाँ एक प्रश्न और बनता है, SC/ST एक्ट और आरक्षण पर आपके क्या विचार हैं और इसका इस वक्त भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव है? देखिए, जब संविधान बना तो लोगों को जानना चाहिए कि आरक्षण की बीमारी कहाँ से आई। जब मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट प्राप्त कर लिया 1909 में, 1919 के आम चुनाव में जो चुनाव हुए उसमें मुस्लिम लीग को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला। जब साइमन कमीशन भारत आया और उसमें एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था, उसकी 1919 की मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद जो ये साइमन कमीशन आया, उसकी समीक्षा करने के लिए भारत में के चुनावों की समीक्षा होनी है और भारत का एक भी व्यक्ति उस कमीशन में नहीं था। इसके लिए भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया। अंबेडकर एकमात्र व्यक्ति थे कि उन्होंने उसका पक्ष लिया, और पक्ष ही नहीं लिया, जा करके उसके समर्थन में खड़े हुए। लाला लाजपत राय जैसे महान विभूति उसी में लाठीचार्ज में मारे गए, जिसमें उसके बाद संडर्स की हत्या भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त आदि को करनी पड़ी। तो ये जो घटना हुई साइमन कमीशन के बाद की, उसके बाद इन्होंने कहा कि हमको भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें गांधी प्रतिनिधित्व कर रहे थे कांग्रेस का, जिन्ना प्रतिनिधित्व कर रहे थे मुस्लिम लीग का, अंबेडकर प्रतिनिधित्व कर रहे थे अपने महार समाज का, और BN राव नेतृत्व कर रहे थे भारत का। ये चारों लोग गोलमेज सम्मेलन के तृतीय सम्मेलन में थे। उसी के बाद ब्रिटानिया सरकार ने अंबेडकर को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया कि अब सेपरेट व्यवस्था रहेगी। इससे गांधी को बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कि इससे तो हिंदू धर्म कमज़ोर होगा, और लक्ष्य भी यही था अंग्रेजों का इसको देने से कि जो दलित समुदाय है वो कट जाए हिंदू धर्म से। अब गांधी एरोडा जेल में थे और अनशन पे बैठ गए। गांधी का अनशन चूंकि लंबा खिंच गया, लंबा चल रहा था, अंत में पूना पैक्ट हुआ, और पूना पैक्ट में तय हुआ कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं देंगे, लेकिन हम आरक्षित सीटें कुछ आपके लिए दे देंगे। और वो आरक्षित सीटें ही केवल आरक्षण के रूप में थीं। 1921 में जब कोटा सिस्टम आया, जब देखा गया कि परीक्षाओं में केवल ब्राह्मण ही चुन के जा रहे हैं, या जो सवर्ण क्लास है, फॉरवर्ड क्लास है, वही चुन के जा रहा है, तो अंबेडकर ने उसका विरोध किया। अंग्रेज़ों ने ब्राह्मण रिजर्वेशन एक्ट 1921 लाया, और इससे ब्राह्मणों को रोकने का काम हुआ। और फिर स्कूलों में, कॉलेजों में कोटा सिस्टम फिट हो गया कि इतने ही एडमिशन्स मिलेंगे ब्राह्मणों को। सोचिए, अत्याचार की एक सीमा तक ब्राह्मणों ने कहाँ तक झेला है, फॉरवर्ड क्लास ने कहाँ तक झेला है। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, पुना पैक्ट मिल गया इनको, सब कुछ प्रक्रियाओं के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन में भी गांधी जब भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे, देश के नेता भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे, उस समय यह वायसराय की कैबिनेट में श्रम मंत्री थे अंबेडकर। कितनी गाथा गाऊं मैं उनकी, जितनी गाथा गाऊंगा, जितनी परतें खोलूंगा, देश के लोगों के बीच उबाल आता जाएगा, नफरत फैलता जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं, चूंकि मैं संत हूं, कि किसी व्यक्ति के प्रति कोई नफरत का भाव हो, लेकिन इतिहास, सच्चाई जानना हर व्यक्ति का अधिकार है। तो जब 1950 में देश का संविधान लागू हुआ, तो एक लड़की थी जो ब्राह्मण थी, तमिलनाडु की, जिसका नाम था चंपकम दुर्रई राजन। अब वो, उसको कोटा सिस्टम वहाँ चल रहा था तमिलनाडु में, वही कोटा सिस्टम कि ब्राह्मणों के लिए केवल 4 सीट है, इससे ज़्यादा नहीं, जबकि उसका नंबर था 99.9%। वो सुप्रीम कोर्ट आई, उस समय फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बदल चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट जब आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब देश संविधान को अंगीकृत कर चुका है, और संविधान कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर कोई विभिन्नता नहीं की जा सकती। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, तो हम कोई विभिन्नता नहीं कर सकते, इसलिए यह जो नियम है वो असंवैधानिक है, उसको असंवैधानिक करा दिया। फिर उस लड़की का एडमिशन हो गया, चूँकि मार्क्स ज़्यादा थे, और यह पहली बार अंबेडकर और पेरियार ने पूरे उसको घेर लिया,
सदन को, दिल्ली को जाम कर दिया। चूँकि उस समय 1951 था और 52 में आम चुनाव होने थे। अम्बेडकर डर गए, नेहरू डर गए और उन्होंने संविधान का पहला संशोधन चंपकम दुर्रई राजन बनाम मद्रास राज्य के ऑर्डर के बाद संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ और ये हुआ कि अब नौकरियों में और संविधान के फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 15(4) और 16(4) जोड़ा गया, जिसमें एससी और एसटी को आरक्षित किया गया कि इनको इतनी सीटें आरक्षित रहेंगी। यह देश पे पहला कलंक था कि जब हम संविधान का मतलब होता है जो सबके लिए समान विधान बनाए, ऐसे उसमें यह कलंक था कि एक व्यक्ति मेरिट पे नहीं, जात पर, अंबेडकर जात खत्म करना चाहते थे, लेकिन जाति से उनको नौकरी चाहिए थी, उनके लोगों को नौकरी चाहिए थी। यह सबसे बड़ा कलंक अंबेडकर के प्रयास से लगा संविधान के ऊपर। और वो अनवरत, आज जब 75वां वर्ष हम मना रहे हैं, तब भी अंबेडकर की बिरादरी के जो अगड़े दलित हैं, लाभ उन्हीं को मिल रहा है। दलित आज भी दलित है, चमड़ा सिलने वाला आज भी चमड़ा सिल रहा है, मजदूरी करने वाला आज भी मजदूरी कर रहा है। कोई भी इसमें जो क्रीमी लेयर बनाने की बात थी वो क्रीमी लेयर नहीं बनी। अब पहली बार 75 वर्षों में हमारी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है और पहली बार आरक्षण पे समीक्षा होने जा रही है। इस समीक्षा के बाद उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट, चूंकि मोदी तो बोल चुके हैं कोई माई का लाल आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकता है। मैं फिर उस पराक्रमी समाज जो फॉरवर्ड क्लास है, जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई, मैं आह्वान बार बार करता हूं, आप संघर्ष के लिए तैयार रहो, आप रक्त क्रांति के लिए तैयार रहो। इसलिए कि आरक्षण के लिए जब तक हम रक्त क्रांति नहीं करेंगे, हमको नहीं लगता है, अगर न्यायपालिका नहीं डरी तो निश्चित रूप से समीक्षा करके समाप्त करेगी। लेकिन समाप्त करके भी क्या करेगी? SC ST एक्ट समाप्त किया गया और मोदी ने 2 गुने बेग से और मजबूती करके ले आए। और फिर भी फॉरवर्ड क्लास की पहली पसंद मोदी ही है। मेरी भी पहली पसंद मजबूरी में मोदी ही है। कोई है नहीं विकल्प हमारे पास, विकल्पहीनता में मोदी है। लेकिन आरक्षण इस देश पे कलंक है, योग्यता पे कुठाराघात है और ये अमानवीय कृत्य है कि कोई अयोग्य व्यक्ति योग्य व्यक्ति का हक मार करके उसकी कुर्सी पर बैठ जाए। इससे बड़ा कलंक क्या होना चाहिए? दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई कानून नहीं है जो इस प्रकार का हो। और मैं तो चाहता हूं कि आरक्षण के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय एक डिबेट होना चाहिए और दुनिया को भारत का बुद्धि ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। और नहीं होगा तो हम तो रक्त क्रांति के लिए आह्वान करेंगे। हो सकता है कि मेरा अवतरण इसी के लिए हुआ हो।